हेलो फ्रेंड्स, आज सप्लाई का थर्ड पार्ट है। प्रीवियस दोनों जो क्लासेस मैंने दी हैं उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आज हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करना है। तो जैसा कि हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। लाइक फॉर्मूले की डेरिवेशन, कैलकुलेशन का तरीका, ये सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस कुछ चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो डिफरेंस ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम प्राइस के चेंज होने की वजह से, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो प्राइस के चेंज होने की वजह से सप्लाई में जो चेंज आता है उस पे आने वाले चेंज की बात करते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, मेनली हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिस्कस करना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने क्या लिखा है कि इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ध्यान रखेंगे, जैसे डिमांड में हमने क्या कहा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वैसे यहां हम क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से उस प्रोडक्ट की सप्लाई में जो चेंज आता है उसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले का भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होगा, बस वहां पे हमने यहाँ पे वर्ड लगाया था डिमांडेड, यहाँ पे लगा देंगे सप्लाइड। तो फॉर्मूला क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस यहाँ एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ हमने कोई माइनस सिंबल नहीं लगाया है डिमांड की तरह। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने जब डिमांड का चैप्टर किया था स्टडी, तो हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन होता है, बट सप्लाई और प्राइस में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पे सिंबल नेगेटिव लगा देंगे तो रिजल्ट तो हमारा माइनस में आ जाएगा, जबकि हमें इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे, जब डिमांड का आप फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो तो वहां पे माइनस सिंबल लगा देंगे, और जब सप्लाई का फॉर्मूला आप डिराइव कर रहे हो तो माइनस सिंबल आप नहीं लगाएंगे। डेरिवेशन के बाद हमारा जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो लिखने का पैटर्न भी सेम है। वहां पे भी हमने क्या लिखा था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो वहां पे डेल्टा क्यू का मतलब क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा सप्लाइड, जो कि हमने कैसे फाइंड आउट किया था, Q1 माइनस क्यू के थ्रू, यानी कि नई क्वांटिटी में से पुरानी क्वांटिटी माइनस कर दो तो वो आ गया आपका डेल्टा क्यू। वैसे डेल्टा पी मतलब नई प्राइस में से पुरानी प्राइस को माइनस कर दो तो आ गया डेल्टा पी, जिसको हमने चेंज इन प्राइस कहा। एक बार रिविजन के लिए मैं इस फॉर्मूले को फिर से आपको डिराइव करके बता देती हूँ। ये हमारा फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जिसमें हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ES को अगर हम फर्दर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब इसमें जो ये न्यूमरेटर का पार्ट है ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के लिए है, और ये जो पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट है आप यहाँ पे ES लिखना, ठीक है, इसके बीचों बीच, वो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस के लिए यूज किया जाता है। अब ये हमने कर दिया 100 से 100 कैंसिल, फिर हमने लगाया ये सिंबल ट्राइंगल वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो Q1 माइनस क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू होल डिवाइडेड बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी, ये हो गया। फिर मैंने आपको पहले की क्लास में बताया था कि जब ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इनवर्स, यानी कि ये जो वाली वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, पी ऊपर आ जाएगा और डेल्टा पी कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। यहां से हम अगर हटाएंगे तो ये बन गया आपका अगला स्टेप। और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी एक तरफ लिख दिया, मतलब डेल्टा वाली वैल्यू को एक साइड पुट कर दिया, और जो नॉन डेल्टा वैल्यू है उसको हमने एक साइड पुट कर दिया। तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला जो मैंने यहाँ मेंशन किया है। क्लियर है? अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का भी जो तरीका है वो ऑलमोस्ट आपका सेम होगा। तो आज आप जाके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना। मैंने जैसे ऑलरेडी बताया है कि मैं कुछ डिमांड का भी न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करवाऊंगी, सप्लाई का भी और करवाऊंगी। वो सारे न्यूमेरिकल्स पहले आप इनिशियली खुद ट्राई करो, फिर कुछ सेशंस में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए रखूंगी। फाइन। तो अब हम आज करेंगे इसके आगे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस। अब देखो, जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स स्टडी किए थे, वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के भी टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई।
इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चेंज का ना होना। यानी कि अगर हम प्राइस को कितना भी चेंज करें, ठीक है, प्राइस को कितना भी चेंज करें, लाइक प्राइस P से बढ़ के P1 हो जाए, ठीक है, P2 हो जाए, P3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब बढ़ जाए या घट जाए, जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो उतनी की उतनी रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। मतलब सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं आया। तो जब सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं आया तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगी, 0। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर सप्लाई में हम चेंज कितने का देख रहे हैं, 0 का। अब 0 के नीचे प्राइस में मान लो 10% का, 20, 30, 40 कुछ भी चेंज आएगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और इसमें जो कर्व बन रहा है आपका सप्लाई कर्व, वो कैसा बन रहा है, वर्टिकल, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस, याद है। तो अगर हम देखा जाए तो ये किसके पैरेलल जा रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है, सप्लाई कर्व उसका स्लोप कैसा है, वर्टिकल और पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर है? डेफिनेशन तो यहाँ पे भी सेम आ गया कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया, तो उसको हमने कह दिया परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक का, तो आपको याद होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमारा कर्व क्या बनता था, ठीक ऑपोजिट बनता था। यानी कि उस केस में प्राइस रहती थी कांस्टेंट और जो क्वांटिटी थी वो चेंज होती जाती थी। यानी पहले मान लो ओपी प्राइस पे क्वांटिटी ओक्यू क्वांटिटी है, ओक्यू से चेंज होके Q1 हो गई, Q1 से चेंज होके Q2, Q3 कुछ भी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। यानी कि ये सेकंड वाला आ गया, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट या इंफिनिटी वैल्यू जो कहते हैं वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस केस में डिनोमिनेटर कितना आएगा, 0%, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितने का चेंज आ रहा है, 0% का। 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, इसलिए हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट। यहाँ पे जो कर्व है ये कैसा बन जाएगा, ये तो था वर्टिकल, ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, या फिर जिसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे बोलेंगे, याद रखेंगे। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा। फाइन। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की तरफ। यूनिटरी का मतलब ही होता है 1, यानी कि यहाँ पे इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 कब आती है, जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो। यानी कि प्राइस में जितने परसेंट का चेंज आ रहा है, सप्लाई में भी अगर उतने ही परसेंट का चेंज आए, तो फिर उसको कहेंगे हम यूनिटरी इलास्टिक। तो उस केस में इलास्टिसिटी जो है, ये जो आपका सप्लाई कर्व है ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो गैप है, मान लो प्राइस आपकी पहले ओपी थी, जिस टाइम क्वांटिटी ओक्यू थी, प्राइस में अगर मान लो 10% का चेंज आया, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए 10% है, तो सप्लाई में भी कितने का चेंज आना चाहिए, 10% का ही चेंज आना चाहिए। मतलब ये वाला गैप कितना होना चाहिए, 10%। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफिकली ये वाला पोर्शन और ये वाला गैप क्या होगा, इक्वल। कब इक्वल होगा, जब ये आपका जो ग्राफ है ये कितने डिग्री से मूव करेगा, 45 डिग्री से। मतलब ओरिजिन से होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ किया, तो फिर उस केस में इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ का स्लोप है वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री अपवर्ड मूविंग कर्व, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका बिल्कुल बीचों बीच से, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री से जाएगी, तभी तो आपकी ग्राफ जो होगी वो आपका दोनों जो है परसेंटेज, ये वाला और ये वाला इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो ये था आपका यूनिटरी। अब मोर देन यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आनी चाहिए। 1 से ज्यादा कब आएगी, जब आपका जो क्वांटिटी में चेंज है वो ज्यादा और जो प्राइस में चेंज है वो आपका कम आएगा। तो उस केस में जो हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी वाला गैप हमें क्या रखना है, ज्यादा। लाइक मान लो
कि हमारा ये है ओपी प्राइस, ठीक है। ये आपका यहां से मैंने ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो ओपी प्राइस बढ़ के P1 हुई, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे आप स्केल लेकर, ठीक है। P1 हुई, मान लो ये 5% का चेंज आया, तो ये कितने परसेंट का चेंज आ रहा है? 10%। जरूरी नहीं है 10% ही हो, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, बस 5% से ज्यादा होना चाहिए। तभी तो आपका 10 डिवाइडेड बाई मैं 5 करूं या 6 करूं, कुछ भी करूं, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो ये जो कर्व बन रहा है ये आपका फ्लैटर कर्व बन रहा है, ठीक है। याद रखिए फ्लैटर सप्लाई कर्व क्रिएट हो रहा है। तो मोर देन यूनिट इलास्टिक को हम रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई भी कहते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लेस देन यूनिट इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक। लेस देन यूनिट इलास्टिक में मोर देन का ठीक ऑपोजिट ग्राफ बनेगा। अब यहां पे अगर मान लो कि ये आपका ओपी प्राइस है, ठीक है, ओक्यू क्वांटिटी है, ये आपका क्वांटिटी इस बार यहां से स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस में, उस जो मोर देन यूनिट इलास्टिक था उसमें हमने वाई एक्सिस से स्टार्ट किया था, इसमें हमने एक्सिस से स्टार्ट किया है। फाइन। तो प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तो आप देख रहे हो इस बार क्वांटिटी में आपका कंपैरेटिवली ये ग्राफ थोड़ा आप एग्जाम में और ज्यादा स्टीप बना देना, तो आपका जो है वो परफेक्शन ज्यादा आएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको और स्टीप कर दिया, तो ये ओक्यू क्वांटिटी है, फाइन, और ये आपका ये P1, ये Q1, ठीक है। इस बार आपका प्राइस में क्या आ रहा है? ज्यादा चेंज, और क्वांटिटी में क्या आ रहा है? कम चेंज। तो ES की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 1, क्योंकि छोटी वैल्यू को अगर हम बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। और ये जो कर्व है इस बार ये कैसा बन रहा है? स्टीपर, लेकिन ये स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। तो याद रखेंगे यूनिटरी में ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मोर देन यूनिट में वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है, और लेस देन यूनिट में एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो ये थे 5 टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करने वाले काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहला तो है नेचर ऑफ द इनपुट यूज्ड। अब जो हम इनपुट लगाते हैं प्रोडक्शन के लिए वो किस तरीके का है? क्या वो आसानी से मिल जाता है या वो आसानी से नहीं मिलता? अगर मान लो हम जो इनपुट यूज करते हैं वो इजीली मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी प्रोडक्शन को हम बढ़ा देंगे, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। यानी कि पहले में हम क्या कह सकते हैं कि अगर इजीली है, ठीक है, इजीली अवेलेबल है तो इलास्टिक हो जाएगा। अगर इजीली अवेलेबल नहीं है इनपुट तो इनइलास्टिक हो जाएगा। फाइन। देन नेचुरल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्शन में सालों साल लग जाते हैं। लाइक अगर आप टीक वुड का सप्लाई अचानक से बढ़ाना चाहो तो वैसा नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप आज ही प्लांट लगाओगे और कल को आपको लकड़ी मिल जाएगी बेचने को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सालों साल लग जाते हैं उन पेड़ की देखभाल करने में, तब जाके आपको उससे वुड मिलता है। तो जिन चीजों में नेचुरल कंस्ट्रेंट होता है उनकी सप्लाई इन इलास्टिक हो जाती है। याद रखेंगे नेचुरल कंस्ट्रेंट अगर है तो क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक हो जाएगा सप्लाई, ठीक है, इन इलास्टिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम आज कीमत बढ़ने पे आज के आज तो सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। फाइन। देन रिस्क टेकिंग। क्या इंटरप्रेन्योर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्ट, वो बंदा रिस्क लेने को तैयार है या नहीं? अगर वो तैयार है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इलास्टिक। मतलब जैसे ही कीमत बढ़ी उसने रिस्क लिया, ज्यादा प्रोडक्शन किया और सप्लाई बढ़ा दी। तो रिस्क टेकिंग अगर है, ठीक है, याद रखेंगे इफ द एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू टेक रिस्क, यस ही इज विलिंग, देन सप्लाई विल बी इलास्टिक। और अगर वो रेडी टू टेक रिस्क नहीं है तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। देन नेचर ऑफ द कमोडिटी। किस तरीके की कमोडिटी है? या तो ड्यूरेबल हो सकता है, ठीक है, या फिर पेरिशेबल हो सकता है। अब अगर पेरिशेबल है तो हम उस प्रोडक्ट को बना के स्टोर करके तो नहीं रख सकते कि जब कीमत बढ़ेगी हम फटाफट उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो उस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। और अगर वो ड्यूरेबल कमोडिटी है तो हम उसको प्रोड्यूस करके स्टॉक करके रख सकते हैं ताकि जैसे ही कीमत बढ़े हम उसकी सप्लाई बढ़ा दें। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगी सप्लाई। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। जिन चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है
फाइन, उसका प्रोडक्शन हम तुरंत तुरंत कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो उन चीजों की सप्लाई क्या रह जाएगी, इनइलास्टिक। ठीक है, अब इनइलास्टिक और इलास्टिक में बस आप इतना ध्यान रखो कि कीमत के चेंज होने से क्या हम सप्लाई को बहुत ज्यादा चेंज कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो इलास्टिक है, और अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो वो इनइलास्टिक है। फाइन, टाइम पीरियड या तो शॉर्ट रन की बात करेंगे हम या लॉन्ग रन की बात करेंगे। शॉर्ट रन में हमारे पास ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने घटाने का ऑप्शन होता है, ना ऑल्टरनेटिव ऑफ इनपुट ढूंढने का ऑप्शन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई क्या रह जाएगी, इनइलास्टिक। जबकि लॉन्ग रन में हम कई सारे ऑल्टरनेटिव चीपर रॉ मटेरियल वगैरह पता लगा सकते हैं, तो उस केस में सप्लाई हो जाती है इलास्टिक, यानी कि कीमत के चेंज होने से हम सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्शन का वो कैसा है, अगर सिंपल तरीका है, इजी तरीके से हम बना रहे हैं, या फिर हम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हैवी मशीन इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन यूज कर रहे हैं। अगर ऑटोमेशन और हैवी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं तो हम सप्लाई को जल्दी जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन टेक्निक है उसका जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो तो फिक्स्ड होती है, वो हमारे हिसाब से एडजस्ट नहीं होगी। तो याद रखेंगे, अगर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक है, हाई टेक्नोलॉजी है, तो सप्लाई क्या रह जाएगी, इन इलास्टिक रह जाएगी। और अगर मान लो इजी है, मान लो मैनुअल लेबर के थ्रू ही प्रोडक्शन हो जाता है, सारा काम हो जाता है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे सप्लाई का मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे मैंने बोला है, मैं अलग से कुछ सेशंस रखूंगी जहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स काफी डिटेल में करेंगे डिस्कस। फाइन, तो अब जरूर देखना, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।